हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अमेरिका का संविधान। और अमेरिका के संविधान में हमने शुरू कर दिया था कि अमेरिका के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। अमेरिका के संविधान का एकमात्र बहुत ही बेहतरीन और विश्व का एकमात्र शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी के क्रम में आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिका के संविधान का। उसका नाम है कांग्रेस, और कांग्रेस में आज हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सभा को। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि दीपावली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने त्यौहार मनाया है। और अब एक नया त्यौहार हमारा एग्जामिनेशन का स्टार्ट होने वाला है बहुत ही शीघ्र, तो हमें उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो और भी उसको बेहतर बनाने के लिए इस नए टॉपिक को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अमेरिका के संविधान में संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं उसकी विशेषताओं में। तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं और कांग्रेस के यानी संसद के 2 सदन होते हैं, भारत के सदन के समान है। भारत में भी द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था है और द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था में जो संसद होती है उसके 2 सदन होते हैं। और भारत में लोकसभा और राज्यसभा है उनके नाम। तो अमेरिका में उस सदन के नाम है प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा को भारत की समतुल्य है लोकसभा के, यानी प्रतिनिधि सभा बराबर लोकसभा, और दोनों ही क्या है? निम्न सदन है। निम्न सदन में छोटे सदन है। और दूसरा है सीनेट, जो उच्च सदन है, यानी भारत का राज्यसभा और अमेरिका की सीनेट बराबर है और दोनों को हम उच्च सदन कह सकते हैं। तो ये दोनों ही सदन जो है कांग्रेस के, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उच्च और निम्न सदन की वो तो रखते हैं, उच्चता और निम्नता का भान इन सदनों को है। लेकिन फिर भी यदि हम शक्तियों की बात करते हैं तो शक्तियां दोनों की लगभग समान है। तो सीनेट उच्च सदन है, लेकिन प्रतिनिधि सभा भी अपने आप में एक प्रमुख सदन के रूप में जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सभा का संगठन, जो उसका निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, उस सभा का संगठन हम पढ़ेंगे और किस रूप में इसका संगठन होता है, उसके मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं। तो वो है वयस्क मताधिकार, सदस्यों की योग्यताएं, प्रतिनिधि सभा का चुनाव, वेतन, भत्ते, गणपूर्ति व निर्वाचन क्षेत्र, और अंतिम पॉइंट है स्पीकर। और एक टॉपिक है जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग एक प्रथा है जो अमेरिका के अंदर अपनाई जाती है। तो जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो अमेरिका आपको मालूम ही है विश्व की महानतम शक्ति है, विश्व का प्रथम लिखित लोकतंत्र है, सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। 1789 ईस्वी में इसका निर्माण हो गया था। तो ये अपनी विशिष्टता तो रखता ही है और इसीलिए ये नंबर 1 महाशक्ति भी बना है। बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं, लेकिन इसका संविधान जो है वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से गूंथा गया है, बनाया गया है। तो उसी संविधान की विशेषता अब हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम प्रश्नों की जब हम बात करते हैं तो ये प्रतिनिधि सभा का प्रश्न कैसे बनता है उससे मैं आपको समझाती हूँ कि यूएसए की प्रतिनिधि सभा यानी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के संगठन, शक्तियां व भूमिका का परीक्षण कीजिए। या तो प्रश्न ऐसे सीधे सीधे आ सकता है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के संगठन, शक्तियों व भूमिका का परीक्षण कीजिए, या फिर इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर भी दिया जा सकता है और वो है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा संसार का सबसे दुर्बलतम निम्न सदन कहा जा सकता है, कैसे व क्यों। तो ये प्रश्न ऐसे घुमाकर भी आ सकता है, लेकिन इसका आंसर सामान्य ही है
और दोनों का आंसर एक ही है। अमेरिका के संविधान के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम धारा के अनुसार इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां यूएसए की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण प्रतिनिधि सभा व सीनेट से मिलकर होगा। यानी कि व्यवस्थापन शक्तियां संसद में होती है, तो अमेरिका की भी समस्त व्यवस्थापन शक्तियां किसमें है? कांग्रेस में है। और ये संविधान के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम धारा में लिखित है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। दोनों ही दल जो है सदन, इनका जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही होता है। इसका कारण है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का गठन होता है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष होने के कारण इसके सदस्यों पर जनता के विचारों का अधिक व तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वे उसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। जनसंख्या पर आधारित होने के कारण न्यूयॉर्क राज्य से 43 प्रतिनिधि व अलास्का, डेलवेयर, नेवादा व फ्यूमिंग राज्यों से मात्र 1 प्रतिनिधि चुना जाता है। तो प्रतिनिधि सभा के बारे में यदि हम जानकारी लेते हैं तो वो क्या है? वो यही है कि प्रतिनिधि सभा जो है निम्न सदन है। कांग्रेस के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन दोनों का, प्रतिनिधि सभा का सदस्य हो या सीनेट का सदस्य हो, दोनों का ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जनता स्वयं जाकर वोट देती है, प्रत्यक्ष रूप से स्वयं वहां पे उपस्थित होकर वोट देती है। जैसे आपने देखी ही है हमारे चुनाव में क्या प्रक्रिया रहती है। और प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य का कार्यकाल है वो मात्र 2 वर्ष होता है। और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर होता है कि इतनी लाख जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि। तो हम आगे पढ़ेंगे कि अमेरिका में ये क्या व्यवस्था है, लेकिन अभी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होता है। और 2 वर्ष होने की वजह से कि जैसा भी आचरण प्रतिनिधि सभा के सदस्य करते हैं तो जनता तुरंत उन पर प्रतिक्रिया करती है। और जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उन्हें भी इस बात का ज्ञान होता है कि वो जब भी कोई कार्य करेंगे उनको ध्यान रहता है कि उनका कार्यकाल 2 वर्ष का ही है, तो बेहतर से बेहतर कार्य का प्रदर्शन करते हैं और उस प्रदर्शन का प्रतिक्रिया स्वरूप जनता जवाब देती है। तो अमेरिका का जो एक बड़ा राज्य है न्यूयॉर्क से 43 जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ा राज्य है। लेकिन फ्यूमिंग, डेलवेयर, अलास्का और नेवादा जैसे जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सब से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे भारत में भी छोटे छोटे राज्य हैं और बड़े बड़े राज्य भी हैं, तो बड़े राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे प्रतिनिधियों की संख्या भी ज़्यादा है। और छोटे राज्यों में जनसंख्या कम है तो वहाँ के प्रतिनिधियों की संख्या भी कम है। राज्य भी छोटे हैं, जनसंख्या भी कम है। तो ये था प्रतिनिधि सभा का सामान्य परिचय। अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिनिधि सभा का संगठन। संगठन का अर्थ क्या होता है? जोड़। कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रतिनिधि सभा को संगठित करती है, उसे बनाती है। तो उसका पहला पॉइंट है वयस्क मताधिकार। इस नाम से आप लोग परिचित हैं। वयस्क यानी जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। और मताधिकार का अर्थ होता है मत देने का अधिकार। यानी भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो क्या है? 18 वर्ष की है, जबकि अमेरिका में वयस्क मताधिकार की उम्र 20 वर्ष है।
तो ये वयस्क मताधिकार जो है यहाँ पर अपनाया गया है और इसी के अनुरूप कार्यविधि प्रारंभ होती है। तो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है वहाँ पर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली, कौन सा शब्द है ये इतना लंबा, एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सन 1963 के बाद से वर्तमान में 4,35,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था अमेरिका में की गई है और प्रतिनिधि सभा में 435 स्थायी सदस्य हैं। यानी अमेरिका में 1963 के बाद संशोधन होकर जो जनसंख्या का आंकड़ा तय किया गया वो है 4,35,000 सदस्यों के ऊपर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा जो प्रतिनिधि सभा का उम्मीदवार हो सकता है। तो ये सदस्य संख्या जो है निश्चित है। जैसे भारत में भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित है कि 545 से लेकर 552 तक सदस्यों की संख्या हो निश्चित है, इससे अधिक नहीं हो सकती। तो अमेरिका में ये व्यवस्था है कि वहां पर 435 स्थायी सदस्य हैं 1962 के बाद से। एकल सदस्य मत प्रणाली, एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र मत प्रणाली का अर्थ है कि एक चुनाव क्षेत्र से एक प्रत्याशी एक ही बार खड़ा हो सकता है। ये नहीं कि चुनाव क्षेत्र 2-3 जगह है तो वो अलग अलग जगह से अपना चुनाव के लिए प्रमाण अपने को भेज सकता है या चुनाव लड़ सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था अमेरिका में नहीं है। एक प्रत्याशी और एक ही चुनाव क्षेत्र, एक जगह से एक समय में एक ही बार। दूसरा इसका संगठन है सदस्यों की योग्यता। तो जो भारत में व्यवस्था है लगभग वैसी ही व्यवस्था अमेरिका में भी है कि जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। तो भारत में क्या व्यवस्था है कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो निर्वाचित सदस्य अमेरिका में भी 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्षों से अमेरिका का नागरिक हो, लेकिन इसमें जन्मजात अमेरिकन होना आवश्यक नहीं है। वह यूएसए के अतिरिक्त कोई अन्य राष्ट्र का नागरिक या सैनिक पदाधिकारी नहीं हो सकता। वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता हो। वर्तमान में उस चुनाव क्षेत्र का भी निवासी होने की परंपरा विकसित हो चुकी है। इसे अमेरिका में स्थानीयता का नियम कहते हैं। कि जैसा इसमें व्यवस्था है कि वो क्या व्यवस्था है कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लगातार अमेरिका में 7 वर्ष से रह रहा हो। 7 वर्ष लगातार होने चाहिए, ये नहीं कि 1-2 साल रहा, 2 साल रहा, फिर 5-6 महीने के लिए या साल भर के लिए कहीं और चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार 7 वर्षों से वो अमेरिका में रह रहा हो। लेकिन ये एक बेहतर खूबसूरत बात वहाँ पर है कि हमेशा से जन्मजात होना वहाँ पर इसकी योग्यता नहीं है। वो जन्म से नहीं वरन पिछले 7 वर्षों से ही अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। रहने में और नागरिक होने में फर्क है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नागरिक कब बनते हैं, जब नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। और नागरिकता ग्रहण करने के जो नियम है वो अलग से होते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग राष्ट्रों में इसकी अलग अलग व्यवस्था है कि रहना और नागरिक होना अलग अलग चीज है। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि वह व्यक्ति किसी अन्य चुनाव क्षेत्र से खड़ा नहीं हो सकता और वह व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता लिए हुए नहीं हो। ऐसा ना हो कि उसने अमेरिका की भी नागरिकता ले रखी है और किसी और राष्ट्र की भी नागरिकता ले रखी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही वो किसी
सैनिक पदाधिकारी वो होना चाहिए। सैनिक पद पर भी वो लाभकारी सैनिक पद पर भी नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता ये है कि वह व्यक्ति जिस जगह से चुनाव लड़ रहा है वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए। और सिर्फ ये ही नहीं, राज्य का ही नहीं, बल्कि अब तो नई परंपरा विकसित हो चुकी है कि वो सिर्फ उस राज्य का नहीं वरन उस चुनाव क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए, तभी वो प्रतिनिधि सभा के लिए एलिजिबल समझा जाएगा। हमें ज्ञात है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो पहली नागरिकता तो अमेरिका की है ही और दूसरी नागरिकता उस राज्य की होती है जिस राज्य में वहाँ के निवासी निवास करते हैं। तो ये तो हुई नागरिकता की बात, लेकिन चुनाव क्षेत्र में भी उसका निवास स्थान हो ताकि जनता उसको अधिक से अधिक पहचाने और उसके काम को भी अधिक से अधिक पहचान पाए। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? स्थानीयता का नियम। और प्रतिक्रिया भी तुरंत हो सके, इसलिए प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं ये रखी जाती हैं। अगला पॉइंट है प्रतिनिधि सभा का चुनाव, कि किस प्रकार से चुनाव होता है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का। तो प्रतिनिधि सभा का चुनाव हम सब जानते हैं कि वयस्क मताधिकार द्वारा एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा ही किया जाता है। अमेरिका में 1920 के बाद से महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया है। सन 1964-65 में रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद से हपशियों को भी मताधिकार प्रदान किया गया है। कि जैसा हमको ज्ञात है कि अमेरिका प्रथम लिखित लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लिखित संविधान है और महाशक्ति है और नेतृत्व करता है, पूंजीपति राष्ट्र है, उसकी विचारधाराएं बहुत ही आधुनिकता लिए हुए हैं। लेकिन सोचिए इतनी सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी महिलाओं को मत देने का अधिकार 1920 से प्राप्त हुआ है, जबकि संविधान 1789 से बन चुका था। उसके पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका जैसी महाशक्ति के भी महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर पहले नहीं थी। उसके बाद में ये व्यवस्था भी हो गई कि 1964 और 65 में रंग भेद की नीति को भी समाप्त कर दिया गया और उसके बाद से हपशियों को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। रंग भेद की नीति का अर्थ ये होता है कि अमेरिका में जो वहाँ के जन्मजात निवासी नहीं है उन सबको क्या कहा जाता था? ब्लैक या हपशी। हपशी कहा जाता है वहाँ पे। और वैसे सामान्य भाषा में हपशी का अर्थ क्या होता है? हपशी का अर्थ जिनके बड़े बड़े नाखून हो, खूब बड़े बड़े बाल हो और खूब गहरे गहरे काले काले बड़े बड़े घुंघराले कैसे भी बाल बड़े होने चाहिए और शरीर पे भी हाथ पैरों में भी सब जगह बड़े बाल होते हैं और रंग काला होता है, उनको हपशी कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में जो अमेरिका का जन्मजात नागरिक नहीं है वह व्यक्ति हपशी है। तो ये रंगभेद की नीति 1965 में 64-65 में समाप्त कर दी गई और उसके बाद में अब हपशियों को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। पहले ये मत देने का अधिकार 1964 से पहले नहीं था। उसके बाद में अगला पॉइंट है वेतन, भत्ते, गणपूर्ति व निर्वाचन क्षेत्र, कि जितने भी वेतन और भत्ते हैं जो प्रतिनिधि सभा को मिलते हैं, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को मिलते हैं, उनका विवरण हमारे पास है। और गणपूर्ति का अर्थ ये होता है कि जैसा हमने बताया कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 ये स्थायी सदस्य होते हैं। तो ये स्थायी सदस्य जब भी प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी तो उसमें ये स्थायी सदस्यों की संख्या जो है 435 वो अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। किसी कारणवश कुछ व्यक्ति जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं और अभी उपस्थित होने में असमर्थ हैं
तो उस समय अस्थायी रूप से प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन संख्या 435 को पूर्ण किया जाता है और उसी बात को कहते हैं गणपूर्ति, यानी लोगों की पूर्ति उस समय होनी चाहिए। और निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ये सभी वे ही अधिकार हैं जो सीनेट के सदस्यों को भी प्राप्त है। इनका वेतन $30,000 वार्षिक होता है तथा $17,500 इनके क्लर्क के लिए दिए जाते हैं तथा $12,000 कार्यालय के वार्षिक खर्च के लिए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डाक, तार, टेलीफोन, चिकित्सा, भाषण की भी अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। गणपूर्ति के संबंध में भी प्रतिनिधि सभा और सीनेट को समकक्ष रखा गया है, जहां व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि सभा की बैठकें तभी वैध मानी जाएंगी जब सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत उपस्थित होगा। $30,000 वार्षिक वेतन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का, $17,500 वार्षिक वेतन किसका? क्लर्क का, और $12,000 कार्यालय के कार्य का, जो भी स्टेशनरी काम आती है, बहुत सारे काम के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, $12,000 उसके लिए दिए जाते हैं वार्षिक। तो ये पुराना आंकड़ा है जो मैंने आपको बुक में से बताया, लेकिन अभी काफ़ी साल पुरानी पुस्तक थी ये, काफ़ी से मतलब कोई 10-1 साल पुरानी पुस्तक है, उसमें से ये आंकड़ा दिया है। तो वहाँ पे अब तक तो इसकी व्यवस्था बदल चुकी होगी, इससे कहीं ज़्यादा डॉलर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की जो है सैलरी होती है, तो उनका वेतन काफ़ी ज़्यादा है, भत्ते भी मिलते रहते हैं। इनके अलावा भी उनको डाक, तार, टेलीफोन, कार, चिकित्सा, भाषण, इन सब की अलग से व्यवस्था की जाती है, जो अलग से उनको भत्ते मिलते रहते हैं। गणपूर्ति के समय का अर्थ ये है कि गणपूर्ति यही जो मैंने बताया कि 435 सदस्य स्थायी रूप से होने चाहिए जब भी कोई डिसीजन आता है, और उसमें से यदि मैक्सिमम बहुमत नहीं आया, यानी कि जो बहुमत यानी अधिकांश लोग उपस्थित होने चाहिए और उनकी उपस्थिति से भी यदि बहुमत साबित हो जाता है, तभी उस सभा को वैध माना जाएगा, अन्यथा वो अवैध घोषित हो सकती है। इसका अर्थ ये है कि जैसे 535 में से 335 सदस्य ही हैं, 100 एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारणवश, 50 एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। इस समय स्थायी सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है स्पीकर। किसे कहते हैं स्पीकर? तो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को, जो प्रतिनिधि सभा है उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसलिए वहां पर राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद होता है और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। तो अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होने के कारण स्पीकर जो है वो वहां का दूसरा उच्च पद होता है। यानी राष्ट्रपति यदि किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है, और यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है और कार्य करना आवश्यक हो जाता है, हस्ताक्षर करना, तो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को ये पूरी इजाजत है कि वो वहां पर हस्ताक्षर कर सके। ये दूसरे नंबर का उच्च पद माना जाता है। स्पीकर प्रतिनिधि सभा के दलीय आधार पर चुना जाता है। जिस दल का बहुमत होता है, जिस दल ने विजय हासिल की है, बहुमत दल से जीता है, उसका ही अध्यक्ष चुना जाता है। तो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं। यह पद अमेरिका में राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति
हो या पद रिक्त हो जाए तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति का पद धारण करके कार्य करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को $62,500 वार्षिक तथा $10,000 भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। तो ये राशि भी वही पुराना आंकड़ा है, तो हो सकता है अभी और भी अधिक इसकी व्यवस्था हो। तो ये स्पीकर का पद कैसा है? प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं, और ये वहां का दूसरा पद है राष्ट्रपति के बाद से। इस तरीके से हमने इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से वयस्क मताधिकार, सदस्यों की योग्यताएं, प्रतिनिधि सभा का चुनाव, वेतन, भत्ते, गणपूर्ति व निर्वाचन क्षेत्र और स्पीकर के माध्यम से ये पढ़ा कि प्रतिनिधि सभा का संगठन किस रूप में पूर्ण किया जाता है। एक व्यवस्था है, एक परंपरा है जिसका नाम है जेरी मैंडरिंग। तो जेरी मैंडरिंग व्यवस्था क्या है जो कांग्रेस के इस प्रतिनिधि सभा के सदस्यों से रिलेट करती है, तो उसे अब हम पढ़ते हैं। यह एक परंपरागत प्रथा है जिसके अनुसार सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार करता है कि विरोधी दल के सदस्यों की संख्या थोड़े चुनाव क्षेत्रों तक सीमित कर दी जाए और अपने समर्थकों को इस प्रकार से अधिक क्षेत्रों में फैला दिया जाए कि थोड़े से बहुमत से ही अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाए। कि यानी कैसी प्रथा है जिसमें जो सत्ताधारी दल होता है, तो सत्ताधारी दल अपने उम्मीदवारों को इस प्रकार से चुनाव क्षेत्रों में फैला देता है जहां पर उनकी जनता जो है उनको वोट दे और थोड़े से ही बहुमत से वो क्या हो जाए, विजयी हो जाए। जैसे छोटा क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या में ज़्यादा बहाव अपने सत्ताधारी दल के सदस्य का है, तो वो चुनाव क्षेत्र उनका हो जाएगा और तुरंत ही वहाँ से वो विजयी हो जाएगा। तो इस तरीके से चुनाव क्षेत्रों का विभाजन में इस प्रकार से किया जाता है कि जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं वो कैसे बने रहे, अपने ही चुनाव क्षेत्रों में अधिक से अधिक फैल जाए, और जो विरोधी दल है उस दल के जो सदस्य हैं उनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उन्हें जीतने में काफी मेहनत करनी पड़े। तो इस प्रकार से आज हमने ये प्रतिनिधि सभा को पढ़ा है, और कल हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सभा के आगे की जो कार्यवाही है। शायद प्रतिनिधि सभा के कार्य आते हैं, और सीनेट और प्रतिनिधि सभा के कार्य भी बहुत कुछ एक से ही होते हैं।